सिजेरियन के साथ जो जुड़े हुए भ्रम हैं, मिथ्स हैं, जिनको हमको दूर भगाना है और जो हकीकत है उसको अपनाना है, समझना है। आज इसी के साथ जुड़कर मैं आपके सामने आई हूँ, आपकी स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट, आपकी फ्रेंड डॉक्टर पूजा देवान। सिजेरियन सेक्शन जो होता है उसके साथ जो सबसे पहली जो मिथ जुड़ी हुई है कि अगर मेरा सिजेरियन हुआ तो अगली बार क्या मेरा कंपल्सरी ही सिजेरियन होगा? क्या अगली बार अगर मैंने बच्चा पैदा करा, डिलीवरी हुई, तो क्या अनिवार्य है कि मेरा रिपीट सिजेरियन सेक्शन ही होना है? ये बात सच नहीं है। वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन वी बैक, यानी कि सिजेरियन होने के बाद भी वजाइनल बर्थ हो सकता है। 60% महिलाओं में वजाइनल बर्थ हो सकता है, पर अगर कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपको अगली बार भी सिजेरियन ही होना है तो वजाइनल डिलीवरी का ट्रायल ही नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो बच्चे का रास्ता है, जो ट्रैक्ट है, पेल्विस है, वो बहुत ही कॉन्ट्रैक्टेड, छोटा, एंड्रॉयड, टाइट है, तो उसमें नहीं होगा। यदि आपको कोई ऐसी दिल की बीमारी है जिसमें कि नॉर्मल डिलीवरी ट्राई ही नहीं होना है तो नहीं होगा। ऐसे परिस्थिति हो सकती है कि आपके अब की बार वजाइनल डिलीवरी नॉर्मल हुई है और अगली बार सिजेरियन करना पड़ रहा है, ऐसे भी हो सकता है। कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं कि आपका बच्चा उल्टा था, यानी ब्रीच था, यानी कि सर नीचे होने के बजाय उसके पैर नीचे थे, सर ऊपर को था। तो ज़रूरी तो नहीं है कि अगली बार भी ऐसा हो, तो अगली बार ज़रूरी नहीं है कि आपका सिजेरियन हो। अगर अब की बार आपके 2 बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं, और किन्हीं कारण से हमको सिजेरियन करना पड़े, ज़रूरी तो नहीं है कि अगली बार भी आपकी जुड़वा हो और हमें सिजेरियन ही करना पड़े। कई बार क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है, जो बच्चेदानी के अंदर जो ओलनाल है, वो ऐसी जगह पे जाके चिपकी है जिसमें सिजेरियन ही आपके हित में है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि अगली बार भी ऐसा होगा। अब अगर पिछली बार आपका सिजेरियन हुआ था और सिजेरियन में इन्फेक्शन हो गई, महावात हो गई, पीत हो गई, तो बच्चेदानी का जो वो रास्ता है जहाँ हमने सारे टाँके लगाए हैं यूट्रस में, वो कमज़ोर हो सकते हैं, इसलिए अगली बार सिजेरियन करने की ज़रूरत हो सकती है। तो पहली मिथ, अगर पिछली बार आपका सिजेरियन हुआ है तो अनिवार्य नहीं है कि अगली बार भी सिजेरियन होगा। आपके पर्सनल कंडीशंस और सिचुएशंस को देखकर ये डिसाइड किया जा सकता है, और 60% चांस है कि अगर पिछली बार आपका सिजेरियन हुआ है तो अगली बार आपकी नॉर्मल डिलीवरी से डिलीवरी करी जाए, है ना? अच्छी खबर दी ना मैंने आपको। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि सिजेरियन होने के बाद पीठ में दर्द होता है, क्योंकि सिजेरियन में जो पीठ में इंजेक्शन बेहोशी के लिए दिया जाता है या नीचे के पेट और टांगों को सुन्न करने के लिए दिया जाता है, चाहे वो स्पाइनल एनेस्थीसिया है, चाहे वो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, उसके सुई लगने की वजह से हमें तमाम उम्र नीचे पीठ में लोअर बैक एक रहेगा। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, आपको नीचे पीठ में दर्द तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी हो सकता है। आपका बच्चा जब आपकी कोख में है तो आपसे खुराक ले रहा है, आप उसको कैल्शियम दे रही हैं, तो वो जो कैल्शियम आपके शरीर से जा रहा है, अब बाद में आप बच्चे को दूध पिला रही हैं। आप जितना समय बच्चे को दूध पिलाती रहेंगी उतना आपके शरीर से खुराक बच्चे को जा रही है, खास करके कैल्शियम। तो कैल्शियम की अगर आप सप्लीमेंटेशन सही नहीं करेंगी तो पीठ में दर्द होगा, क्योंकि आपकी हड्डियां घुलने लग जाती है। तो ये बेहोश करने वाली इंजेक्शन की वजह से नहीं है। तीसरी बात ये कि मेरे को तो सिजेरियन में इतना बेहोश कर दिया जाएगा कि सारे ड्रग्स जो हैं, जो बेहोशी के एनेस्थीसिया ड्रग्स हैं, मेरे बच्चे के अंदर चले जाएंगे, मेरे बच्चे का क्या होगा, बेचारे बच्चे को इतने सारे एनेस्थीसिया लगेंगे। सबसे पहले आम तौर पे स्पाइनल या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है सिजेरियन के लिए, यानी केवल आपकी कमर से नीचे का हिस्सा बेहोशी में यानी एनेस्थीसिया में लाया जाता है। आपको बेहोश नहीं किया जाता, ज़रूरत पड़े तो आपको बाद में सुला सकते हैं बच्चा निकलने के बाद। कभी कभी ही मुंह से जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है जिसमें आपको पूरा बेहोश करते हैं। उसमें भी जो करीब मुश्किल से 5 मिनट का अंतर होता है जब हम आपके पेट काटने लगते हैं और बच्चे को निकालते हैं, तो 5 मिनट ही बच्चे को करीबन मानिए, चलिए कोई तकलीफ हो गई ज़्यादा, कुछ चिपका विपका हुआ था, चलिए 10 मिनट एनेस्थीसिया मिल रहा है, कोई 1-1 घंटा तो नहीं मिल रहा। आमतौर पे सिजेरियन भी आधे घंटे 45 मिनट, चलिए कह लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में हो ही जाता है, कट टू कट, यानी स्किन टू स्किन, स्किन काटने से लेकर स्किन को सीने तक। तो आप हेवीली ड्रग करे जा रहे हैं, इस बात को भी छोड़ दीजिए।
फिर लोग कहते हैं मैंने सिजेरियन करा, अब मैं बच्चे को उठाऊंगी कैसे, मुझे तो कोई भी चीज़ उठानी नहीं है, भारी वजन नहीं उठाना, मैं तो बच्चे को गोद में भी नहीं उठा पाऊंगी, मैं उसे सहला नहीं पाऊंगी, मैं चल नहीं पाऊंगी। ये भी पूरी मिथ है। बच्चे का वजन आखिरकार कितना है पैदा होने पे? ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 किलो। आप कौन सा वेट बेरिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं? आप कौन सा वो पानी की 20 लीटर की बाल्टी उठा रहे हैं या भारी वजन उठा रहे हैं? आपको बच्चे को उठाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बच्चे को गोद में लेकर सहला सकती हैं, आप उसके साथ सैर कर सकती हैं, उसको यहाँ से वहाँ उठा सकती हैं, कोई तकलीफ नहीं। पहले 3-4 दिन सिजेरियन में दर्द रहती है, पर आप ये भी तो सोचें कि जिन लोग की नॉर्मल डिलीवरी होती उन लोगों को भी तो तकलीफ होती है, क्योंकि उनके भी तो नीचे की तरफ में आमतौर पे एपिजियोटमी के टांके लगते हैं, उसमें भी तो दर्द होता है। फिर ये भी कहते हैं कि अगर मैंने सिजेरियन से डिलीवरी कराई है तो इसके बाद अब मैं बच्चे को ब्रेस्ट फीड कैसे करूँगी? मेरे में तो कुछ जान ही नहीं होगी, मैं तो थकी होंगी, मेरा तो बड़ा ऑपरेशन हुआ है, मेरे को तो अलग से पोस्ट ऑपरेटिव एरिया में रखा है, हो सकता है मुझे आईसीयू जाना पड़े, बच्चे को मैं ज़बरदस्ती नर्सरी भेजा जाएगा, बच्चे को मैं कैसे पिलाऊंगी? अब मैं लेटी हुई हूँ, मैं उठ के कैसे बैठूंगी? मेरे तो पेट में दर्द होगी, मेरे टाँकों में दर्द होगी। घबराइए नहीं, आपके बच्चे को आप आराम से ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं। ऐसी पोजीशंस भी होती हैं जहां आपकी पीठ के पीछे थोड़ा सा तकिया दिया जाए, बच्चे को आप पे लिटाया जाए, बच्चे को आपकी साइड में लिटाया जाए, बच्चा ब्रेस्ट फीड कर सकता है। डिलीवरी के बाद आधे दिन, हाफ एन आवर, आधे घंटे के बीचों बीच, यहाँ तक कि सिजेरियन के बाद भी जितनी जल्दी हो सके बच्चे को आपको हैंड ओवर किया जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग और आपकी छाती से लगाना यानी कैंगरू केयर इनिशिएट की जाती है। इतनी मुश्किल बात नहीं होती। और हम तो जब सिजेरियन करते हैं तो हम तो 5-6 घंटे बाद पेशेंट को उठ खड़ा करते हैं, उसको चलवा भी देते हैं, उसको हौसला बताते हैं कि आराम से बैठो, कोई बात नहीं, इतनी दर्द नहीं है। पेशेंट्स बैठ जाते हैं, अच्छे से पेन किलर दीजिए, अच्छे से सर्जरी करिए, अच्छे से मोबिलाइज करिए। बच्चा आप ही के साथ है, आप ही उसकी सर्वप्रथम किलकारी सुन सकती हैं, आप उसको आराम से उठा सकती हैं, उसे घुमा सकती हैं, एंजॉय कर सकती हैं। फिर ये सवाल है कि अब मैं तो सीढ़ियाँ ही नहीं चढ़ सकती, मेरा तो सिजेरियन हुआ है। कौन कहता है सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती? देखिए, 1 फ्लोर ऊपर है, 2 फ्लोर ऊपर है, एक बार चढ़ना है सिजेरियन के बाद अपने घर तक, चढ़िए ना। हफ्ते बाद तो आप अपने आप ही जाएंगी डॉक्टर के पास, या तो अपने टाँके दिखवाने के लिए या टाँके कटवाने के लिए। आमतौर पे घुलने वाले टाँके होते हैं, फिर भी डॉक्टर तो हफ्ते के बाद बुलाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप सीढ़ी नहीं चढ़ सकती, आप आराम से रुक रुक के, हर मंजिल पे रुक रुक के सीढ़ी चढ़ सकती हैं। पहला माला हो, तीसरा माला हो, आप चढ़ सकती हैं। फिर ये सवाल उठता है कि अब मेरा सिजेरियन हो गया, अब तो मैं मोटी हो जाऊंगी, ये तो सिजेरियन की वजह से मेरा वजन बढ़ रहा है। तो आप मुझे बताओ, जिन लोग की नॉर्मल डिलीवरी होती है क्या उनका वजन नहीं बढ़ता? वो भी तो एक कारण है कि हाँ भी बढ़ जाता है, वो भी तो कहती हैं कि मेरा वजन बढ़ गया है। तो देखिए, सिजेरियन वजन बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं है। आप जो खा रही हैं वो ज़रूरी है समझना। आप क्या ज़रूरत से ज़्यादा खा रही हैं, आपकी कैलोरी इंटेक क्या ज़रूरत से ज़्यादा है, ये समझना ज़रूरी। जिसको हम कहते हैं बेली फैट है, और बेली फैट हमारा बढ़ रहा है। फिर एक और मिथ है कि सिजेरियन की वजह से मेरा पेट लटक जाएगा, बाहर को निकल आएगा और मुझे एब्डोमिनल बेल्ट पहननी है। आप एब्डोमिनल बेल्ट पहने या ना पहने, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपको आराम देता है ठीक है। देखिए, जब आप डिलीवर करेंगी तो आपका जो बच्चेदानी है वो नाभि तक उतनी बड़ी ही दिखाई देगी। आप सोचोगे मैंने तो बच्चा डिलीवर करा, ये तो कम ही नहीं हुआ। 6 हफ्ते का टाइम दीजिए ना। 3 हफ्ते में आमतौर पे ये बच्चेदानी काफ़ी श्रिंक हो जाती है और 6 हफ्ते तक तो बिल्कुल नॉर्मल साइज में आ जाती है। तो ये पूरी की पूरी श्रिंक हो जाती है, आपको घबराने की बात नहीं है। पेट लटकना, तो चर्बी की वजह से बेली फैट होना, ये तो आपने खुद प्रेगनेंसी में वजन बढ़ाया है, इसका सिजेरियन के साथ कोई लेना देना नहीं। सिजेरियन के बाद मैं कैसे एक्सरसाइज करूँगी, मैं कैसे एरोबिक्स करूँगी, मैं कैसे जिम जाऊँगी, मैं कैसे वेट बेरिंग एक्सरसाइज करूँगी, ये एब्डोमिनल पुशअप्स, क्रंचेस कैसे करूँगी? देखिए, मैं नहीं कह रही कि आप इमीडिएटली कर पाएंगी। पहली बार 6 हफ्ते तक तो कंप्लीट एहतियात, कोई भी सर्जरी सिजेरियन कट करने के बाद 3 महीने का एहतियात। 6 महीने तक आपकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि आप जिम जा सकें। 3 महीने के बाद आप ग्रेडेड, मतलब हल्के हल्के एक्सरसाइजेस बढ़ाएं जो आपके शरीर को ठीक लगे। शुरू में तो करेंगे तो आपको लगेगा कि हाई पता नहीं कितनी खींच आ रही है, कितना खिंचाव आ रहा है, ये तो बिल्कुल कट ही जाएगा। तो धीरे धीरे अपनी बॉडी की आवाज़ सुनिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। अगर आपका नहीं भी कोई ऑपरेशन हुआ होता, डिलीवरी भी नहीं हुई होती, फिर भी
में अगर मैं आपको बोलूं कि अभी जाइए एब्डोमिनल क्रंचेस करिए, अभी वजन उठाइए, कहाँ हो पाता है, पूरा शरीर टूट जाता है, सारी जगह से पुल पुश होने लगता है। तो थोड़ा सा सब्र समझिए कि सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं रिज्यूम हो सकती है, थोड़ा सा डेलिकेट इशू है, बट ऐसा नहीं है। देखिए हम खुद ही बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते तक सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम नहीं करनी, उसके बाद ब्लीडिंग ख़त्म हो जाती है, आप आराम से सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने आपको जो बातें बताई वो ये था कि एक सिजेरियन होने के बाद अगली बार ज़रूरी नहीं है कि फिर से सिजेरियन हो। दूसरा, आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं इमिजिएटली। तीसरा, आप बच्चे को आराम से उठा सकती हैं। पीठ का दर्द जो है, चौथी बात, वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने इंजेक्शन लगाया, बल्कि क्योंकि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है और खुराक आपकी सही होनी चाहिए। पांचवी बात, आपका वज़न इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि आपने सिजेरियन कराया, बल्कि आपका वज़न या तो पहले से बढ़ा हुआ है या फिर आप जो अब खा रही हैं उसका ध्यान रखें। छठी बात कि आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, और एक्सरसाइज करना आपको 6 हफ्ते के बाद नहीं बल्कि 3 महीने के बाद करना है, और हल्का 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 बढ़ाना है। नेक्स्ट, हम सातवीं बात जो हमने कही कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकती हैं। आठवीं बात हमने कही कि हाँ, आप सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ सकती हैं। ये सब मैंने आपको जो बताई बातें, ये सिजेरियन के साथ जुड़ी हुई मिथ्स हैं। एक और मिथ है कि अगर मैंने सिजेरियन कराया तो मेरे पेट पे तो इतना लंबा ऐसा वर्टिकली लॉन्ग नाभि के नीचे चीरा आ जाएगा, या इतना मोटा निशान छूट जाएगा, अब मैं लो वेस्ट साड़ी नहीं पहन पाऊंगी, अब मैं बिकिनी नहीं पहन पाऊंगी, मेरी तो बॉडी पे स्कारिफिकेशन हो गई, ये तो दाग हो गया, अब मेरी ब्यूटी कम हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो हम चीरा लगाते हैं वो बिल्कुल नीचे लगाते हैं, और वो जो बिल्कुल नीचे लगाते हैं वो बिकिनी लाइन पे लगाते हैं। इनफैक्ट प्यूबिक हेयर से भी हल्का सा नीचे लेने की कोशिश करते हैं कि वो बिकिनी लाइन के बीच में ही छुप जाए। इतना नीचे जो आप लो वेस्ट साड़ी भी नहीं पहनेंगे, और बिकिनी लाइन हमने उससे भी हल्का सा नीचे लेने की कोशिश करी। वो ज़माने गुजर गए जब पेट में नाभि के नीचे ऐसा लंबा सा चीरा आता था जिसको वर्टिकल इंसिजन बोलते थे। अब हम हॉरिजॉन्टल इंसिजन लेते हैं, फैन एंड स्टील इंसिजन लेते हैं। एक और मिथ्य है कि अगर मैंने अपना सिजेरियन कराया है तो सिजेरियन के जो टाँके हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं, और अगली बार डिलीवरी में वो यकीनन जो टाँके हैं वो छिज जाएंगे। देखिए, सबके साथ नहीं होता, अमूमन तो ऐसा होता ही नहीं है। इनफैक्ट जो डॉक्टर हैं वो आपका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और अल्ट्रासाउंड में उस स्कार की थिकनेस को नापते हैं और देखते हैं कि कितनी थिक है, कोई रिस्क है कि नहीं, स्कार टेंडरनेस है कि नहीं, ये सब एनालाइज करते हैं। यदि पहले आपको कोई कारण से ठीक से नहीं स्टिचेस दिए गए, या आपको स्टिच लाइन में इन्फेक्शन हुई, या बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गई, या बुखार हो गया था डिलीवरी के बाद, तो हम विजिलेंट रहते हैं, हम अपने आप को विजिलेंट रखते हैं कि हाँ, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा हो जाए। तो हम ऐसा नहीं है, हमको पूरी तरह से एहतियात बरतनी होती है। ये आमतौर पे रूल नहीं है ना। आज कैसी कैसी अच्छी अच्छी हमने बातें करी, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स जो सोचा भी नहीं था हम बात करेंगे। एक और मिथ जो मैं बस्ट करना चाहती हूँ, लोग कहते हैं कि जहाँ पे सिजेरियन का हमने कट किया है और उसके बाद वहाँ टाँके लगे हैं, ये जगह जो सिजेरियन के पॉइंट के, ये सालों साल सुन सी पड़ी रहेगी, नम रहेगी। बिल्कुल गलत है। पहले 1-1.5 महीने तक आपको वो नम लग सकता है जहाँ पे टाँके लगाए हैं, फिर उसके बाद हल्की हल्की फीलिंग आने लगेगी। उसके बाद आपको ये भी लगेगा कि यहाँ कुछ करंट सा लग रहा है, कुछ कीड़े कीड़े से चल रहे हैं, कुछ अटपटी सी फीलिंग हो रही है, कभी कभी किसी को गुदगुदी जैसा भी लगता है। तो इसको पैरेस्थीसियास बोलते हैं। ये भी चला जाता है 3 से 6 महीने में। इसका संकेत ये होता है कि जो नमनेस थी वो क्यों हुई, क्योंकि वहाँ पे नर्व्स कट गई। अब जब नर्व्स वापस ग्रो करने लगी, वापस रीजनरेट करने लगी, तब वो कीड़े मकोड़े जैसी, या वो हल्की सी चींटी चढ़ने जैसी, या गुदगुदी जैसी, या अटपटी पैरेस्थीसियास जैसी फीलिंग होती है, पर वो सेंसेशन वापस आ जाती है।
सिजेरियन के बाद अगर अगली प्रेगनेंसी में आपको इचिंग हो रही है तो सिजेरियन की वजह से नहीं हो रही है, आपको अलग कारण से हो रही है। जो सिजेरियन की वजह से आपको इचिंग हो रही है, बिल्कुल आपको गलत फहमी है। जो आपको इचिंग हो रही है शरीर पे, उसमें लिवर के एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, इंट्राहेपेटिक बिलियरी कोलेस्टासिस हो सकती है, स्किन डर्मेटाइटिस हो सकती है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड अर्टिकेरिया हो सकता है, 10 कारण हो सकते हैं। इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ, आपकी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा दीवान। मेरी बातें पसंद आई तो मैं अभी इंतज़ार कर रही हूँ, बहुत सारे लाइक्स दीजिए, कमेंट्स दीजिए, शेयर करिए। मैंने आप सबके साथ अपना फ़ोन नंबर शेयर करा है 9999936009 और मैंने अपना फेसबुक पेज भी आपके साथ शेयर करा है www.facebook.com/Dr. Pooja Dewan DRPUJADEWAN। इसी के साथ शब्बा खैर, नमस्कार, थैंक यू।